गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन ना? होंगे बिकॉज मैं प्रे कर रहा हूँ हर दिन आपके लिए। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो रही होगी बिकॉज जैसे जैसे मेहनत कर रहे होगे पॉजिटिविटी आ रही होगी और पॉजिटिव आदमी खुश होता ही है। चलिए बेटा, वही टॉपिक का नाम रेशियो एनालिसिस बाय शरद गौर। ठीक है ना सर? बताइए कि क्या पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत प्रैक्टिस कराई, मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालना सिखाया। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में या सीईटी में जरूरी नहीं कि चीजें आपको सर जी पकी पकाई दी होंगी। विल हैव टू डिग आउट द इंफॉर्मेशन, विल हैव टू डिग आउट द इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? इंफॉर्मेशन, सम ऑफ द इंफॉर्मेशंस विल बी मिसिंग। सो हमको उन मिसिंग इंफॉर्मेशंस को डिग आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, गोल्ड माइनिंग करनी होगी। तो मेरे बच्चा, वो मैंने आपको सिखाया। आज थोड़ी सी और उसी सॉल्वेंसी रेशियोज पर काम कर रहा हूं। अभी भी वही सॉल्वेंसी रेशियोज पर काम कर रहा हूं बिकॉज मैंने पहले कहा है कि सर जादू नहीं है, प्रैक्टिस करो तभी चीजें हाथों को सेटल होंगी। अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ मसल मेमोरी, इट इज सब्जेक्ट ऑफ मसल मेमोरी। और मेरे बच्चा बस दिमाग में, जहन में बस एक अच्छा नाम रखिए, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट इज मोक्षा, इट इज अ मोक्षा। सो भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट रखकर खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो बच्चा, और अपने तीनों डोमेन पर खूब कस के काम करो। एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया, पूरी जिंदगी बताने में भी अच्छा लगेगा और जो मनी में कन्वर्जन होगा वो तो है ही। चलिए बेटा, इसके साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज थोड़ी सी और ट्रिक्स बताता हूं सॉल्वेंसी रेशियोज को लेकर कि कभी कभी किस टाइप के सवाल और आते हैं। चलिए बच्चा, क्विक नहीं, करेंट रेशियो पर इफेक्ट दिखाता हूं। चलिए बच्चा, कभी कभी इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। ज्यादा मार्क्स के नहीं होते, बट बेटा अपने को तो 100 चाहिए, तो अपने को तो एक एक चीज पकड़ के चलनी पड़ती है। इज इट क्लियर भैया जी? हम लोग ये पता लगाना है, सर हमको कुछ 1 2 3 4 5 इंसिडेंट्स दिए, हमको ये बताना कि इन इंसिडेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे करंट रेशियो पर, या हमारे लिक्विड रेशियो पर, या हमारे डेट इक्विटी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहने को इन क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, फिर भी अरे 1 नंबर का है, हमारे मार्क्स तो 99 कर देंगे यार। तो भैया अपने को तो 1 नंबर भी फर्क पड़ता है भैया। तो बताइए इस तरीके के सवाल कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। आइए बेटा बताता हूं। तो बताइए बेटा, करंट रेशियो कितना दिया है? 2:1। करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 2/1 है तो 2 और 1 कर दिया। 2 को क्या अज्यूम कर लिया? 20,000 अज्यूम कर लिया है, नहीं बेटा अज्यूम। और 1 को क्या अज्यूम कर लिया? 10,000। बिकॉज सर हमें इनके आंसर देने हैं, तो एक एक नंबर का एक केस होता है। सीबीएसई में यूजली एक आध केस इधर उधर पूछा जाता है और सीबीआईसी में भी ऐसा ही है। तो ये कोई पूरे सवाल तो मैंने नहीं देखे कभी बोर्ड एग्जाम में, हाँ इंडिविजुअल केसेस देखे हैं, बट ये हमारे क्वेश्चंस को और सीयूटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। बताइए गॉड सर, हमको ये बताना है कि हमारा करंट रेशियो 2:1 है, नीचे लिखी हुई 5 इंसिडेंट्स हैं, इनसे हमारा करंट रेशियो इंप्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा, या इस हमारे रेशियो पर कोई चेंज नहीं होगा। मतलब हमें बताना है द रेशियो विल इंप्रूव, रेशियो विल डिक्रीज और द रेशियो विल रिमेन अनअफेक्टेड। अच्छा, तो बेटा इसके लिए हमें करंट रेशियो 2:1 दिया था। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी मैंने 2 को 20,000 अज्यूम कर लिया और 1 को 10,000 अज्यूम
अज्यूम कर लिया, अब हमें नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये बात आप पहले से जानते हैं सर, हमारे यहाँ हर चीज के कितने फैक्ट होते हैं, और सर 2 इफेक्ट होते हैं, तो दोनों फैक्ट्स को कंसीडर करके चलना है। चलिए पहला इंसिडेंट क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। बताओ बेटा क्या आया, स्टॉक मतलब क्या आया, इन्वेंट्री, और बेटा क्या गया, कैश। क्या गया, कैश। बताइए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, बताइए क्या आया, इन्वेंट्री। स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग बेटा इन्वेंट्री, और क्या गया, कैश। बताओ इन्वेंट्री भी क्या है, इट इज करेंट असेट, और कैश भी क्या है, और सर ये भी करेंट असेट। इसका मतलब जितनी करेंट असेट आ रही है उतनी ही करेंट असेट जा रही है। अरे कोई फिगर अज्यूम कर लो, माना हमने स्टॉक इन ट्रेड कितने का खरीदा, 5000 का, तो 5000 रुपीस की इन्वेंट्री मींस करेंट असेट आ रही है, और 5000 का ही कैश इज ऑल्सो अ करेंट असेट, इतने ही रुपए की करेंट असेट जा रही है बच्चा। तो बताओ बेटा करंट असेट कितनी रही, 20 ही रही, क्योंकि 5 आ रही है और 5 ही जा रही है, और करंट लायबिलिटी तो अनचेंज्ड है। तो बताओ बेटा हमारी करंट असेट्स भी क्या रही, अनचेंज्ड, और करंट लायबिलिटी भी क्या रही, अनचेंज्ड। तो हमारा रेशियो विल आल्सो रिमेन अनचेंज्ड, इट विल रिमेन 2:1। सो आपका आंसर क्या होगा, रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक गौर सर। और सर अगला बताइएगा। चलिए बेटा हमारा करंट रेशियो क्या है बेटा, 2:1। हमने करंट असेट्स को अज्यूम कर लिया 20,000, करंट लायबिलिटी को क्या अज्यूम कर लिया, 10,000। चलिए अगला पढ़िए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। बताओ बेटा कैश किससे आया, ट्रेड रिसीवेबल से। तो बताओ बेटा हमारा क्या प्लस हो गया, और सर हमारा कैश आया तो कैश प्लस हो गया, और ट्रेड रिसीवेबल बेटा क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गए, माइनस हो गए। बताइए बेटा कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट कम्स इन, कैश बेटा आया, तो सर कोई फिगर अज्यूम कर लो, और सर 5000 ही मान लो। तो बताइए बेटा कैश कितना आया, 5000, और आप जानते कैश करंट असेट है, तो हमारी करंट असेट कितनी बढ़ गई, 5000। और ये बेटा पैसा किसने दिया, ट्रेड रिसीवेबल ने। तो बताओ बेटा जब उन्होंने पैसा दे दिया तो ट्रेड रिसीवेबल अब कम हो जाएंगे, और ट्रेड रिसीवेबल भी क्या होता है, और सर इट इज ऑल्सो करंट असेट, इट इज ऑल्सो करंट असेट। तो बताओ बेटा कैश नाम की करंट असेट आई है, और ट्रेड रिसीवेबल नाम के करंट असेट चली गई है। तो बताओ बेटा हमारी करंट असेट क्या रही सर, जितनी करंट असेट प्लस हुई उतनी ही क्या हुई, माइनस हुई। तो बेटा करंट असेट कितनी रही, 20,000, और करंट लायबिलिटी इज अनचेंज, इट इज ऑल्सो 10,000। तो बताओ बेटा रेशियो कितना रहा, 2:1। रेशियो क्या रहा बच्चा, 2:1। तो योर आंसर क्या होगा, तो रेशियो विल रिमेन अनचेंज, मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक गौर सर, और केस कराइए गौर सर, लीजिए बच्चा। तो बेटा बताइए हमारा करंट रेशियो क्या है, गौर सर 2:1। और सर ये 2 को हमने 20,000 मान लिया, और 1 को हमने क्या मान लिया, 10,000। आइए अगला केस पढ़ते हैं बेटा, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर ₹10,000 ऑफ रुपीज कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000। बताओ बेटा हमारी इन्वेंट्री कितने की गई, गॉड सर इन्वेंट्री चली गई 10,000 की, और गॉड सर बताइए सेल करने से रुपए कितने आए, कैश कितना आया, गॉड सर 11,000। तो बताओ बेटा हमने स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंट्री 10,000 वाली कितने की बेची, 11,000 की। तो बच्चा कैश कितना आया, 11,000। कैश इज अ करंट असेट, तो हमारी करंट असेट कितने की बढ़ गई, 11,000। और इन्वेंट्री इज ऑल्सो करंट असेट, कितने रुपए की इन्वेंट्री चली गई बेटा, 10,000। तो बेटा अब हमारी करंट असेट कितनी हो रही है, 21,000, और करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा, 10,000 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.1:1। तो बताइए सर पहले रेशियो 2 था और अब रेशियो बढ़कर क्या हो गया,
2.1 इज अपॉन 1। सो बताइए रेशियो कम हुआ कि इंप्रूव कर गया? इंप्रूव कर गया। तो बताइए स्टॉक इन ट्रेड 10,000 का गया, मतलब इन्वेंट्री 10,000 की गई, मतलब करंट असेट कितने की गई? 10,000। और इसके बदले में बेटा कैश कितना आया? 11,000। इट इज ऑल्सो करंट असेट। तो एक्सचेंज ऑफर हो रहा है, एक करंट असेट आ रही बट एक करंट असेट जा रही है, लेकिन करंट असेट जो जा रही है इट इज ग्रेटर, जो जा रही है इट इज लेसर, रिजल्टिंग इन आवर करंट asset has increased and current liabilities are unchanged, so the ratio will become 2.1:1। बताइए पहले क्या था 2 और अब हो गया 2.1, इसका मतलब रेशियो will improve। ठीक गौर सर? और सर एक और करिए, ये तो कांस्टेंट है भैया, क्योंकि करंट रेशियो 2:1 है। करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 20,000, दैट इज 10,000। अगला पढ़िए, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, बेटा आप जानते हैं ऑफिस फर्नीचर तो बेटा हमारी करंट असेट है नहीं है, और कितने की थी? 10,000, और हमने बेची कितने की है? 9,000। बताइए बेटा क्या गया? फर्नीचर। फर्नीचर से बेटा, फर्नीचर ना करंट असेट है ना करंट लायबिलिटी है, बट बेचने से बेटा कितना कैश आया? दैट इज 9,000। बताओ बेटा कैश कितना आया? 9,000। तो हमारी करंट असेट कितनी बढ़ गई? 9,000। अब कितनी हो गई सर? अब 29,000 हो गई, और करंट लायबिलिटी अभी भी 10,000 है। तो बच्चा ये रेशियो बढ़कर क्या हो गया? 2.9:1 मींस द रेशियो हैज इंक्रीज्ड। क्लियर जी गौर सर? और सर एक और कराइए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लो बच्चा, चलिए बेटा हमारा करंट रेशियो क्या था? 2:1, 2:1। और करंट रेशियो क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 2 को 20 और 1 को हमने क्या मान लिया? करंट लायबिलिटी, विच इज कांस्टेंट फ्रॉम द लास्ट 4 केसेस। नाउ इन दिस केस पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बताओ बेटा डिविडेंड जब एक बार डिक्लेयर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? और सर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो फिर इसको तुरंत पे करना पड़ता है। इट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी। इट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी। तो बताओ बेटा पेमेंट का मतलब बेटा हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। और आप किसका पेमेंट कर रहे हैं? डिविडेंड, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। सर कोई फिगर अज्यूम कर लो, 5,000 अज्यूम कर लेते हैं। तो बताइए सर हमने डिविडेंड पे कर दिया, मींस क्या पे कर दिया? करंट लायबिलिटी। तो बताइए करंट लायबिलिटी कितने से कम हो गई? 5,000। और बेटा आपने पे किया है, पेमेंट किया है, तो क्या कम हो गया? कैश। कैश कम हो गया मींस हमारी करंट असेट भी कम हो गई। और सर हमारी करंट असेट अब 15,000 रह गई और करंट लायबिलिटी 5,000। तो हमारा रेशियो कितना हो गया? 3:1। अच्छा कई बार बच्चे बहुत जल्दी कर जाते हैं, वो सोचते दोनों कम हो रहे हैं तो रेशियो विल रिमेन अनचेंज। नहीं बच्चा, करके देख लेना, करके देख लेना। करंट असेट बेटा 20 से 5 कम हुई, दैट इज 15,000, और 10 से 5 कम हुआ, दैट इज 5,000। सो द रेशियो हैज बिकम 3:1 मींस रेशियो हैज इंक्रीज्ड। तो बताइए बेटा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड बेटा जब पेबल हो जाता है तो इट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी। इट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी। और जब बेटा आप पेमेंट करोगे तो बच्चा क्या जाएगा? कैश जाएगा। क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो लो बेटा हमारी करंट लायबिलिटी भी कम हुई और कैश भी कम हुआ। सो द रेशियो हैज इंप्रूव। क्लियर बेटा? समझ में आया? चलो कुछ इस टाइप के ही केसेस डेट इक्विटी पर भी करते हैं। चलिए आइए बेटा इसके भी 5-6 केसेस करके तरीका सीख लेते हैं। इसके बाद बस बेटा फिर आप हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं, उनको करके आप इजीली करने लगेंगे। चलिए बेटा क्या है देखिएगा, पढ़ लीजिए बेटा। अज्यूमिंग दैट डेट इक्विटी रेशियो
इज इट क्लियर? डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी इज 2। तो बताइए बेटा हमें डेट इक्विटी रेशियो क्या दिया है? बेटा डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है बच्चा? पहले तो ये बताइए। और सर इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। बेटा आप जानते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या शामिल होता है सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो बताइए लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या शामिल है सर? बेटा किसी से बैंक से लोन लिया, या बैंक से टर्म लोन लिया, या बैंक से कोई मॉर्गेज रख के लोन लिया, कोई डिबेंचर्स हैं, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। बेटा इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स। और शेयर होल्डर्स फंड बेटा हम और हमारे दो, दैट इज शेयर कैपिटल एंड हमारे दो मतलब रिजर्वेंट सरप्लस। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। और बेटा ये रेशियो कितना दिया है? 2। मतलब बेटा क्या दिया है? 2 मतलब 2/1। तो बेटा 2 को हम 20,000 मान ले रहे हैं और 1 को क्या मान रहे हैं? आपको एक्सप्लेन करने के लिए 10,000 मान रहे हैं, जिससे कि हम आपको एक्सप्लेन कर पाए। अब आपको अलग अलग 5-6 सिचुएशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको आंसर करना है। पहला बताइए, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। बताइए आपने क्या खरीदी? क्या खरीदी? फिक्स्ड असेट। क्या खरीदी? फिक्स्ड असेट। अब बताओ बेटा क्या फिक्स्ड असेट लॉन्ग टर्म डेट है? नहीं गॉड सर। शेयर होल्डर्स फंड है? नहीं है। तो मतलब इसका ना लॉन्ग टर्म डेट से मतलब है, ना शेयर होल्डर्स फंड से मतलब है। ऑन क्रेडिट खरीदी है, क्रेडिट, और वो भी क्रेडिट कितने के लिए खरीदी? 2 महीने। बोलो बेटा क्रेडिट पर खरीदने से, क्रेडिट पर खरीदने से, क्रेडिट पर खरीदने से लोग क्या बन जाते हैं सर जी? क्रेडिटर बन जाते हैं। वो भी कितने समय के हैं? 2 मंथ्स के हैं। तो बेटा इसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर ही कहेंगे। क्या कहेंगे? और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लायबिलिटी। क्या होते हैं? करंट लायबिलिटी। तो बताओ क्या आई? फिक्स्ड असेट। क्या आई? ना फिक्स्ड असेट लॉन्ग टर्म डेट से, ना फिक्स्ड असेट शेयर होल्डर्स फंड है, तो कोई फर्क ही नहीं है इससे। और क्रेडिट पे खरीदी है, क्रेडिट पर खरीदने से लोग हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर्स भी कितने मंथ्स के हैं बेटा? 2 मंथ्स के हैं। मतलब ये करेंट लायबिलिटी है। और करेंट लायबिलिटी का भी ना लॉन्ग टर्म डेट से मतलब है, ना शेयर होल्डर्स फंड से मतलब है। मतलब फिक्स्ड असेट 2 महीने की क्रेडिट पर खरीदी, एक तरफ फिक्स्ड असेट आई और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स आए, और दोनों का कोई संबंध डेट इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर से नहीं है। तो हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स 20,000 ही रहेगा और शेयर होल्डर्स फंड भी 10,000 रहेगा, और हमारा रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड, विल रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर जी? और करके दिखा रहा हूं। अगला पढ़िए, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या आई सर? फिक्स्ड असेट आई जिसका ना लॉन्ग टर्म डेट से कोई रिश्ता है, ना कोई शेयर होल्डर्स फंड से। लेकिन कैसे खरीदी है? ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म पेमेंट लॉन्ग टर्म में करेंगे। बताइए 1 साल के बियॉन्ड करेंगे, तो लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेट। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेट। तो बताइए, और कोई फिगर अज्यूम कर लो, माना ये फिक्स्ड असेट कितने की खरीदी है सर? 10,000 की मान लो। और आपने कैसे खरीदी है? लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। मतलब पेमेंट 1 साल के बियॉन्ड करेंगे सर। पेमेंट 1 साल के अंदर करो, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करो, इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। उसके बियॉन्ड करो, इट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। तो मेरे बेटा लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब सर जी हमारे क्या बढ़ गए? लॉन्ग टर्म डेट्स कितने से बढ़ गए? 10,000। और फिक्स्ड असेट का तो सर दोनों से कोई नाता रिश्ता है नहीं है। फिक्स्ड असेट ना लॉन्ग टर्म डेट से, ना शेयर होल्डर्स फंड। तो बताइए सर हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स कितने के बढ़ गए? 10,000। पहले कितने के थे? 20। और अब कितने के बढ़ गए? 10,000। तो बताइए सर लॉन्ग टर्म डेट्स 30,000 हो गए और शेयर होल्डर्स फंड 10,000 थे। तो बताओ ये रेशियो कितना हो गया सर? इट विल बिकम 3:1, मींस द रेशियो हैज इंप्रूव्ड। रेशियो हैज इंप्रूव्ड। और सर थोड़ा सा और कराइए। चलिए भैया
और देख लो भैया सर क्या है तीसरा, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। सर आप तो जान ही गए हैं फिक्स्ड असेट्स का तो हमसे कोई लेना देना है नहीं है, फिक्स्ड असेट्स का ना लॉन्ग टर्म डेट से कोई लेना देना और ना शेयर होल्डर्स फंड से। लेकिन बेटा 40,000 की असेट कितने लॉस पर बेची? 3,000 लॉस से बेची। बताओ बच्चा लॉस किसका पार्ट है? सर लॉस कहां जाएगा? सर लॉस रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। सरप्लस मींस प्रॉफिट और लॉस मतलब सरप्लस का ऑपोजिट है कि नहीं है? तो बताओ बेटा लॉस होने से क्या कम हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? सर शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। और रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा तो बच्चा क्या कम हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा तो बच्चा हमारा क्या कम हो जाएगा? हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितने रुपए से कम हो जाएगा? 3,000 रुपीज से कम हो जाएगा। फिर बताइए सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स का तो बेटा लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड से कोई लेना देना है नहीं। और लॉस कितना हुआ? 3,000। लॉस से क्या कम होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड्स का। तो क्या कम हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। तो बताइए बेटा लॉन्ग टर्म डेट्स कितना था? 20,000 और शेयर होल्डर्स फंड कितने रह गए? 7,000। बेटा डिवाइड कर लो तो बेटा ये 2 पॉइंट तो बेटा ये आ रहा है 2.85:1। मतलब पहले 2:1 था और अब ये बढ़कर हो गया। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? द रेशियो विल इंप्रूव। रेशियो विल इंप्रूव। ठीक है गौर सा। सर एक और कराइए, सर एक केस और कराइए। बताइए बेटा। हमने कहा एक नहीं बेटा हम 3-4 करा देंगे, चिंता ना करो। अगला बोलो बेटा सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और बुक वैल्यू ऑफ 4,000 फॉर रुपीज 5,000। बोलो भैया जी आपने फिक्स्ड असेट बेची। बेटा आप बार बार सुन के थक गए होंगे फिक्स्ड असेट बेटा ना लॉन्ग टर्म डेट है ना शेयर होल्डर्स फंड है। और बेटा आपने 4,000 की असेट्स कितने की बेची? 5,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,000। प्रॉफिट किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितने से बढ़ जाएगा? 1,000 से बढ़ जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएगा तो बच्चा शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाएगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड का। तो बताओ बच्चा क्या होगा? और सर रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट होने से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा। रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड भी कितने का बढ़ गया? सर 1,000। तो बताइए हमारा लॉन्ग टर्म डेट तो उतना ही रहा और शेयर होल्डर्स फंड कितना हो गया? 11,000। भैया डिवाइड कर दो 20,000 को 11 से, 20 को डिवाइड कर दो 11 से। तो बेटा ये आ रहा है 1.818:1। मतलब पहले 2:1 था, अब 1.818:1 है। मतलब रेशियो बेटा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और लो बच्चा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। बताओ बेटा आपने क्या इश्यू किए? शेयर्स इश्यू किए। क्या इश्यू किए? शेयर्स। वो भी किसके लिए? कैश। तो बेटा आया क्या? कैश। और बेटा क्या इश्यू कर दिए आपने? शेयर कैपिटल। क्या इश्यू कर दिया? बेटा कैश का तो बेटा कोई लेना देना नहीं है। बताओ हमारा फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब बताओ बेटा क्या आया? कैश। और किससे आया? शेयर कैपिटल से। कैश से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शेयर इश्यू करने से बच्चा क्या बढ़ जाएगी? हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। कुछ भी अज्यूम कर लो। बताओ बेटा कितने रुपए के आपने शेयर इश्यू किए हैं? बोलो भैया गौर साहब। तो बताइए क्या इश्यू किए आपने? बताइए इश्यू क्या किए? शेयर्स। शेयर इश्यू किए। सर 10,000 अज्यूम कर लिए। ठीक है भैया 10,000 अज्यूम कर लिया। तो बताओ शेयर इश्यू करने से हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितने से बढ़ गया?
10,000 से बढ़ गया, और भैया लॉन्ग टर्म डेट्स रिमेन अनअफेक्टेड एंड द शेयर होल्डर फंड हैज इंक्रीज बाय 10,000, सो द रेशियो विल बिकम 1:1. Previously it was 2:1 and now it has come down to 1:1. It means the ratio has reduced. बोलो और सर एक दो और करा, ठीक बेटा एक दो और देख लो. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर. भैया जी बोनस शेयर का मतलब क्या होता है बच्चा? कंपनी अपने रिजर्व को जब कैपिटल बना देती हैं तो इस प्रोसेस को बोनस कहते हैं. सो कन्वर्जन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इनटू शेयर कैपिटल, दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल bonus shares. So capitalization of reserve and surplus is called bonus shares. तो बेटा जब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लसेस सर ओवर फ्लडेड हो जाते हैं तो कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस को क्या बना देती है? शेयर कैपिटल. और बेटा ये बताओ रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल किस परिवार के दोनों ही हिस्से, किस परिवार के बेटा दोनों बच्चे हैं? सर शेयर होल्डर्स फंड के बच्चे हैं. शेयर होल्डर्स फंड्स के दो बच्चे हैं, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस. और बोनस क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस को क्या बना देना? कैपिटल. दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल रिजर्व एंड सरप्लस. तो बताओ भैया बोनस बांटने से क्या बढ़ जाती है? सर जी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है और रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. और दोनों ही किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड का. इसका मतलब शेयर होल्डर फंड ही बढ़ता है और शेयर होल्डर फंड ही कम होता है. तो बेटा इससे क्या रहेगा? इससे क्या होगा बच्चा? बताइए. आपने बोनस दिया, क्या दिया? बोनस दिया तो आपका क्या हुआ? शेयर होल्डर्स फंड क्या चेंज हुआ? नहीं सर, शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है और रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है. और बोनस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रिजर्व एंड सरप्लस इज कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल. तो सर जी तो बताइए हमारा शेयर होल्डर्स फंड क्या रहा? अरे सर पैसा एक बच्चे की जेब से निकलकर दूसरे बच्चे की जेब में चला गया. बेटा फैमिली में पैसा तो उतना ही रहा. तो बताओ बोनस से क्या होता है भैया? हमारी रिजर्व एंड सरप्लस कम होते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ जाती है. इससे शेयर होल्डर्स फंड कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. सो लॉन्ग टर्म डेट्स वही है, शेयर होल्डर्स फंड वही है. सो द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड. बोलो बच्चा बोलो. तो बेटा ये कुछ केसेस मैंने एड्रेस किए हैं. इज इट क्लियर? आइए एक और देख लूं बेटा. इश्यू ऑफ न्यू शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट. आई क्या? फिक्स्ड असेट और गए क्या? शेयर्स. क्या गए? शेयर्स. बताइए इश्यू ऑफ न्यू शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट. अब बताओ बेटा आई क्या आई बेटा? इश्यू ऑफ न्यू शेयर अगेंस्ट आई क्या? फिक्स्ड असेट. बच्चा आप जानते हो फिक्स्ड असेट का डेट इक्विटी रेशियो से कोई लेना देना नहीं है. और बेटा आपने इश्यू क्या किए हैं? शेयर्स. क्या इश्यू किए हैं? शेयर्स. बेटा अज्यूम कर लो, बेटा अज्यूम कर लो. कितने के मान लूं? सर जी बताइए. हमारा लॉन्ग टर्म डेट तो सर 20,000 ही है. और बताओ बेटा शेयर्स पहले से कितने के थे? 10,000. सर अज्यूम कर लेते हैं फिक्स्ड असेट्स के बदले में आपने 10,000 के शेयर्स और इश्यू कर दिए. तो बेटा ये कितने हो जाएंगे? 10,000. तो बेटा हमारा लॉन्ग टर्म डेट में तो कोई फर्क नहीं है, बट शेयर्स इश्यू करने से शेयर्स बढ़ गए. सो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1. Excuse me, ratio will become 1:1, means ratio will remain unchanged. बच्चा इस तरीके के सवाल आए तो इसी तरीके से धीरे धीरे बेटा इनको करना सीखना, अपनी बुक से और प्रैक्टिस करना. मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे. रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस. दैट्स फॉर टुडे.